हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी ये क्लास है बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी की। टॉपिक है हमारा आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन राइजोपस। राइजोपस क्या है? एक प्रकार की कवक है। राइजोपस क्या होता है, ये किस प्रकार से अलैंगिक जनन करता है, इत्यादि के बारे में हम इससे पूर्व की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अलैंगिक जनन के रूप में राइजोपस या तो क्लैमिडोस्पोर के द्वारा या फिर अचल बीजाणुओं के द्वारा जनन करता है। जब परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं होती है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे नमी की कमी होगी अथवा पोषक तत्वों की कमी होगी, उस स्थिति में राइजोपस लैंगिक जनन करता है। तो नंबर फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब पोषक तत्वों की न्यूनता होगी उस स्थिति में राइजोपस के द्वारा लैंगिक जनन अपनाया जाता है। पोषक तत्वों की न्यूनता की स्थिति में अब बात आती है कि इसमें लैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है। तो विद्यार्थियों, इस कवक के अंदर विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन है, जिसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के युग्मक आपस में संलित होकर के द्विगुणित संरचना का निर्माण कर देते हैं। राइजोपस में जब पोषक तत्वों की न्यूनता होना प्रारंभ हो जाता है, उस स्थिति में यह कवक अलैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक जनन अपनाता है। उस स्थिति में होगा क्या कि दो अलग अलग कवक तंतु, जैसे एक कवक तंतु ये है, दूसरा कवक तंतु ये है, इन दोनों कवक तंतुओं से अलग अलग प्रकार से युग्मक धानियाँ विकसित होती है। जो आमने पास में स्थित है उनके आमने सामने ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होती है, वो युग्मक धानी का निर्माण कर देता है। तब हम इस कंडीशन को विषम जालिक नाम देते हैं। लेकिन कभी कभी एक ही कवक जाल के कवक तंतु से भी युग्मक धानियाँ विकसित हो सकती है, तब हम उसको समजालिक कहते हैं। जब समजालिक अवस्था उत्पन्न होती है, अर्थात एक ही प्रकार के कवक जाल से दोनों प्रकार की युग्मक धानियाँ विकसित होती है, तब उस स्थिति में एक युग्मक धानी को प्लस प्रकार की तथा दूसरी युग्मक धानी को माइनस प्रकार की युग्मक धानी से संबोधित किया जाता है। तो हम बात करें समजालिक कंडीशन की, तो इसमें क्या होगा, दो कवक तंतु है, एक कवक तंतु ये, दूसरा कवक तंतु ये, इन दोनों से ऊर्ध्वाधर जो इसके तंतु के समकोण पर अतिवृद्धि विकसित होती है, इनको प्रोगैमेंटेजिया या हिंदी में कहते हैं इसको प्राक युग्मक धानी नाम देते हैं। प्राक युग्मक धानी का मतलब होगा प्रारंभिक युग्मक धानियाँ। एक प्लस प्रकार की होगी और दूसरी माइनस प्रकार की होगी। अब ये दोनों कवक तंतुओं से विकसित होने वाली युग्मक धानियाँ एक दूसरे की ओर गति करती है। इस गति को नाम देते हैं गैमेंटिजियोट्रोपिज्म मूवमेंट या युग्मक धानी आकर्षण गति होती है। जब लगभग एक दूसरे के संपर्कित होना प्रारंभ होती है, उस स्थिति में इस युग्मक धानी के आधारीय शीर्ष भाग फूल करके गोलाकार हो जाता है और इसके आधारीय भाग पर एक पट का निर्माण होता है। ये क्या बन गया? पट। इस पट के द्वारा ये जो शीर्ष प्राक युग्मक धानियाँ थी, अब किस में बदल गई है? युग्मक धानी में। इसको हम गैमेंटिजिया नाम देंगे। युग्मक धानियाँ कितने प्रकार की है? एक प्लस प्रकार की, एक माइनस स्टैंड। अब प्लस और माइनस क्या है? समजालिक अवस्था थी, यानी एक ही कवक तंतु से विकसित हुई है, तो भी इसमें थोड़ा सा जैव क्रियात्मक अंतर होता है। संरचनात्मक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसकी कार्य की क्षमता में थोड़ा सा परिवर्तन है। इसको ही हम जैव क्रियात्मक भिन्नता के नाम से जानते हैं। जैव क्रियात्मक भिन्नता होने के कारण एक प्लस प्रकार की, एक माइनस प्रकार की दो युग्मक धानियाँ विकसित होती हैं।
अब पट बना था तो प्रारंभिक भाग में कहाँ पट बना, इस प्राक युग्मक धानी के आधारीय भाग से। तो कितनी संरचना बनी, एक तो शीर्षक वाली भाग तो युग्मक धानी कहलाएगी, जबकि आधारीय जो नलिकीय संरचना है इधर भी है और इस माइनस वाले में भी है, इस संरचना को नाम देते हैं निलंबक या सस्पेंसर। क्या करेगी, ये युग्मक धानियों को धारण करेगी। अब युग्मक धानी आकर्षण गति के कारण युग्मक धानियाँ एक दूसरे की ओर ग्रोथ करते हुए एक दूसरे के पास में आती है, और पास में आने के बाद में जब उभयनिष्ठ झिल्ली इसकी जो झिल्ली एक दूसरे के संपर्कित हुई है वो विलीन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिख रहा है क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास पास में आ गई, पास पास में आने के बाद में इसकी उभयनिष्ठ झिल्ली विलीन हो जाती है, और विलीन होने के बाद में दोनों युग्मक धानियों का जीव द्रव्य एक हो जाता है, और दोनों युग्मक धानी मिलकर के कितनी संरचना का निर्माण करता है, एकल संरचना का निर्माण करता है। इस एकल संरचना में दोनों प्रकार की युग्मक धानी प्लस और माइनस युग्मक धानी के केंद्रक और जीव द्रव्य, जैसे ये केंद्र किसका है, माइनस प्रकार की युग्मक धानी का, ये केंद्र किसका है, प्लस प्रकार का, तो ये दोनों केंद्रक जैसे ये माइनस का केंद्रक और ये प्लस का केंद्रक, यानी प्लस युग्मक धानी का केंद्रक पाया जाता है। दोनों ही प्रकार का केंद्रक, आधे केंद्र किसके अंदर, आधे इधर बराबर मात्रा में आए, या इसके सारे केंद्र को इसके सारे केंद्र मिल गए तो एक बहुकेंद्रिकीय संरचना का निर्माण हुआ। इस बहुकेंद्रिकीय संरचना के चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो गया, जो आपको रेड कलर की एक भित्ति दिखाई दे रही है। इस भित्ति युक्त संरचना को यहाँ पर अब जाइगोस्पोर नाम देते हैं। जाइगोस्पोर, या फिर हिंदी में क्या है, इसको युग्माणु कहते हैं। क्या नाम देंगे, युग्माणु। अभी तक आपने जो कवकों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जनन, लैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में जब युग्मक धानी आपस में मिलकर के उसका जीव द्रव्य आपस में मिश्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दोनों प्रकार के केंद्रक आने के बहुकेंद्रिक या द्विकेंद्रिक की अवस्था बनती है, इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं प्लाज्मोगेमी, जीव द्रव्य संलयन प्रोसेस कहा जाता है। अब इस जाइगोस्पोर में बहुत सारे केंद्रक हैं। अब इससे आगे दो मत आते हैं, क्योंकि केंद्रक संलयन होता है वो हमेशा दो केंद्रकों में ही होता है, दो से ज़्यादा नहीं। तो ऐसा ये माना जाता है कि जो एक मत है वो ये कहता है कि इसमें जितने भी प्रकार के प्लस युग्मक धानी के केंद्रक और माइनस युग्मक धानी के केंद्रक हैं, वो एक केंद्रक आपस में संलयित होकर के द्विगुणित केंद्र का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे द्विगुणित केंद्रक होंगे, उसमें से केवल एक द्विगुणित केंद्रक सक्रिय रहता है, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा मत इस जाइगोस्पोर के संबंध में ये है कि एक प्लस केंद्रक और एक माइनस केंद्रक के अतिरिक्त जितने भी केंद्रक इस जाइगोस्पोर में उपस्थित हैं वो सभी निष्क्रिय हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। तो रहेंगे कितना, केवल दो केंद्रक रहेंगे, एक प्लस प्रकार का और एक माइनस प्रकार का। वो दोनों केंद्रक आपस में संलयित होकर के एक 2n केंद्र का निर्माण करते हैं। तो दोनों ही मत मान्य है इसके लिए। अल्टीमेटली अंतिम स्थिति में इस जाइगोस्पोर में कैरियोगेमी के पश्चात कितना केंद्रक रहेगा, एक, और वो केंद्र कौन सा होगा, द्विगुणित केंद्रक होता है। जाइगोस्पोर के अंतर्गत इसके चारों तरफ एक मोटे आवरण का निर्माण होता है, और ये आवरण युक्त संरचना वातावरण में लंबे समय तक विद्यमान रहती है। तब तक विद्यमान रहेगी जब तक इसके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं आती। क्या नहीं थी अनुकूल परिस्थिति, इस कवक के लिए अनुकूल नहीं था कि पोषक तत्वों की न्यूनता थी। जब पोषक तत्व अवेलेबल हो जाएंगे, नमी प्राप्त हो जाएगी, तो पुनः वो अंकुरित होना प्रारंभ होगा, वो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। तो जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी तब तक कवक इस जाइगोस्पोर के रूप में रहता है। ये इसकी विश्राम अवस्था है। क्या कर रहा है, ये विश्राम कर रहा है। कब तक, जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं आती। अब जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो इस जाइगोस्पोर से एक नलिका निकलती है।
क्या निकलेगी? नलिका। उस नलिका के निकलने से पहले इसके अंतर्गत जो एक केंद्रक था वो द्विगुणित था, उसमें होता है मेयोसिस। विभाजन होगा, अर्थसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा? बहुत सारे अगुणित केंद्रक विकसित हो जाएंगे। उसके बाद में एक नलिका निकलेगी। इस नलिका को नाम देते हैं जूस्पोरेंजियोफोर या चल बीजाणु धानी दर। ये अचल बीजाणु धानी के समान विकसित होती है, लेकिन बीजाणु बनेंगे वो कैसे बनेंगे? चल बीजाणु बनेंगे। उसके बाद में इस बीजाणु धानी दर का शीर्ष भाग फूल करके गोलाकार हो जाता है। इस संरचना को नाम देते हैं चल बीजाणु धानी। इसमें फिर एक कोल्यूमेला जैसी संरचना विकसित होगी। इसके बाद में बीजाणु धानी, जिसके अंतर्गत एक से अधिक केंद्र पाया जाता है, बहु केंद्र के होता है, उसका जीव द्रव्य उतने खंडों में विभक्त होता है जितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो एकल केंद्र की कोशिका का निर्माण होगा। एकल कोशिकीय संरचना से कायांतरण द्वारा चल बीजाणु का निर्माण होता है और ये चल बीजाणु तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैजिला को त्याग करके अचल बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बीजाणु कौन से हुए? अचल बीजाणु। ये बीजाणु इस स्पोरेंजियम से पृथक होकर के अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के फिर पुनः एक नए कवक तंतु का निर्माण करेंगे। अब क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के कवक तंतुओं के मिलने से जाइगोस्पोर का निर्माण हुआ था, तो क्या अर्धसूत्री विभाजन के बाद में दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं अथवा एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं? तो इसमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होगा और वो बीजाणु या तो प्लस प्रकार के होंगे या फिर माइनस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्योंकि जनन क्रिया हो रही है लैंगिक जनन की और बात करें हम चल बीजाणु की, तो चल बीजाणु के स्थान पर जाइगोस्पोर से निर्मित होने वाली इस बीजाणु धानी को युग्मक बीजाणु धानी या युग्म बीजाणु धानी अथवा जाइगोस्पोरेंजियम और जाइगोस्पोरेंजियम 4 के नाम से जाना जाता है। तो जो बीजाणु बनेंगे वो सिंपल प्रकार के बीजाणु होंगे, न तो चल बीजाणु प्रकृति के होंगे न ही अचल बीजाणु प्रकृति के पाए जाते हैं। इस प्रकार से राइजोपस, कौन सा कवक? राइजोपस विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः एक नए कवक तंतु का निर्माण करता है। तो आज का ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।